हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं विज्ञान का जो सेट नंबर 2 है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पीछे मैं 2025 का जो सेट नंबर 1 है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप 2026 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं विज्ञान के पेपर में, तो आपको 2025 के जितने भी सेट हैं उनको कवर कर लेना है। टोटल कितने सेट है बाबू? टोटल 7 सेट है। यदि इन्हीं आप सातों सेट को कवर कर लेंगे, हर एक प्रश्न को निकाल लेंगे, हर एक प्रश्न को समझ लेंगे, यहाँ से आपका जो 95 प्लस का सपना है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, आपने देखा हो कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अंत में पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो यही करते हैं कि पिछले साल के जितने भी पेपर होते हैं उनको सॉल्व करके एग्जाम में चले जाते हैं और सभी प्रश्न वहीं से हूबहू मिल जाता है। ठीक है, तो आपको अभी से क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट का आपको आंसर पेपर सॉल्व कर लेना है, 2025 का पेपर निकाल लेना है। मैं इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट का आंसर पेपर करवा रहा हूँ। इसी तरह मैं मैथ करवा रहा हूँ, विज्ञान कराऊंगा, हिंदी कराऊंगा, इंग्लिश कराऊंगा, समाज, सब सब्जेक्ट का कराऊंगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है ताकि हर सब्जेक्ट में आपका 95 प्लस स्कोर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्लस कमेंट जरूर कीजिएगा। वो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और क्या करना है, कमेंट एक कर देना है ताकि हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह सभी सब्जेक्ट का आपको आंसर पेपर सॉल्व करवा दूं। ठीक है, चलिए आपको जो इसमें हर एक पेपर में वही मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा। जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं वो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, ये आप सभी जगह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पर बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, खंड अ आपका है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको 20 बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे और 20 नंबर कराएंगे, जिसको आपको वो मार्कशीट क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको प्रश्न आएगा वो फिजिक्स का आएगा, फिर आपको केमिस्ट्री का आएगा, फिर आपको बायोलॉजी से आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको दिया है कि श्वेत प्रकाश की, पहला प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न क्या कर रहा है। मान लीजिए कोई कोई एक प्रिज्म है, आपने अपना चैप्टर प्रिज्म पढ़ा होगा, प्रिज्म एक है। ठीक है, एक मान लीजिए प्रिज्म है। ठीक है, ध्यान समझ चलिएगा। मान लीजिए प्रिज्म है, इससे कोई श्वेत प्रकाश, मान लीजिए श्वेत प्रकाश जब कोई गुजरती है तो आप जानते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने अवयव 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों में बढ़ जाती है? अब 7 रंगों में इस तरह का विभक्त हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कितने रंगों में बढ़ जाती है बाबू? टोटल 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, 3 2 5, एक 6 और एक हो जाएगा आपका, एक ऊपर बनाते हैं 7। ठीक है, ये वाला नहीं, ये इस तरह 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो 7 रंगों में बढ़ती है बाबू, उसमें सबसे अधिक मतलब सबसे नीचे कलर, ये वाला जो कलर आया है ये कौन सा रंग होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण होता है? तो आपने पढ़ागा विबग्योर, VIVGYOR, विबग्योर होता है। तो सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? वायलेट, मतलब बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, कह रहा है कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विक्षेपण कौन सा रंग का होता है? तो नारंगी, ठीक ना, सॉरी बैगनी का रखा, तो वायलेट मतलब बैगनी रंग का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बैगनी ऑप्शन कहाँ दिया गया है? पहला ऑप्शन लाल, बिल्कुल नहीं, लाल का सबसे कम होता है, या तो अधिक पूछेगा या तो कम पूछेगा, तो लाल का सबसे कम होता है। ठीक है, हरा और बैगनी, बैगनी का सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। आपने अगर सुबह उठा होगा तो आप देखते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो जो उसका किस रंग का दिखता है? लाल रंग का, थोड़ा सा लाल रंग का दिखता है। और जब सूर्यास्त भी होता है तो किस रंग का दिखाई देता है? लाल, मतलब रक्त के आकार का। ठीक है ना, रक्ताभ। ठीक है, तो श्वेताभ बिल्कुल नहीं, रक्ताभ बिल्कुल सही है, नीलाभ बिल्कुल नहीं, कृष्णभाग बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रक्ताभ। क्या हो जाएगा? रक्ताभ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप देखेंगे तो आपको पता होगा सूर्य जब निकलता है तभी आपको रक्त कलर का दिखाई देता है, और जब सूर्यास्त होता है तभी आपको रक्त रक्ताभ कलर का ही दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि जब अवतल दर्पण के सामने, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, उसके सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक किरण, प्रत्येक प्रकाश की किरण
दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। बहुत आसान प्रश्न, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई आपके पास एक क्या है, एक अवतल दर्पण। मैं तो अवतल दर्पण आता हूँ, यहाँ पे ध्यान समझिएगा आप लोग। मान लीजिए कि अवतल दर्पण ये वाला, ठीक है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्रकाशीय केंद्र है जिसको लिखते हैं सी से, ठीक है, सॉरी वक्रता केंद्र कौन है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पे आपको क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई बिंदु, यहाँ कोई वस्तु स्थित है, यहाँ कोई वस्तु स्थित है और ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, प्रकाशीय केंद्र से किस बिंदु, सॉरी किस बिंदु से होकर गुजरती है कि अपने मार्ग पर वापस आती है। तो आपने एक नियम पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जब गुजरती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसमें देखिए आप, प्रकाश वक्रता केंद्र कहाँ दिया गया है, मैं बार बार प्रकाशीय केंद्र बोल रहा हूँ, ऐसा गलत हो रहा है, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो दर्पण के दूर से बिल्कुल नहीं, दर्पण के फोकस से बिल्कुल नहीं, दर्पण का वक्रता केंद्र से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई प्रकाश के वक्रता केंद्र से हो जाती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का सीधा, आभासी व छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आपके पास एक उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। कह रहा है कि इन दोनों में से, ध्यान समझिएगा, कि इनमें से किस लेंस का उपयोग आप करेंगे, ठीक है, ताकि वस्तु आभासी बने, ठीक है, और वस्तु से छोटा बने, उसका आकार हो, सीधा भी बने। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अवतल लेंस होता है उसमें दो ही केस होता है प्रतिबिंब बनने का, और दोनों ही केस में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आसानी से कर जाएगा, बहुत आसान प्रश्न दिया है। उत्तल लेंस में वस्तु से छोटा बनता है, बड़ा भी बनता है, लेकिन एक और है किस वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको रटा होना चाहिए, कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का इकाई क्या होता है, मतलब आपको धारा का मात्रक पूछ रहा है। ये किसी विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसकी इकाई क्या होती है, उसके मात्रक क्या होती है, उसको बताना है। वोल्ट बिल्कुल नहीं, ये विभव का मात्रक वोल्ट होता है, या विभवांतर का या विभव का मूल्य मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ओम होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो वाट होता है ये आपका शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये शक्ति का मात्रक होता है, ये ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, और वोल्ट किसका मात्रक होता है, या तो विभव का या तो विभवांतर का, ठीक है। सभी प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, किसी तरह का प्रश्न पूछ लेगा, कोई जरूरी नहीं है कि 2026 में विद्युत धारा ही देगा, और भी सब दे सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि समान प्रतिरोध वाले, समान प्रतिरोध मतलब तीनों का समान प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा, ठीक है। आपको तीन प्रतिरोध दिए गए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, मान लीजिए एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध का साइन होता है, और एक प्रतिरोध है, और एक प्रतिरोध ये है। ये तीनों समान है, यदि ये भी आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। प्रतिरोध को हम लिखते हैं आर से, ठीक है। ये तीनों प्रतिरोध क्या है, समान है, और इनको तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि तीनों एक ही सीरीज में रहेंगे, एक ही सीध में रहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो जो आपका श्रेणी क्रम का सूत्र होता है प्रतिरोधों का संयोजन का, उसका क्या होता है, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये क्या होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन का मतलब दिया है, आर दिया है, ठीक है, इसको आर डैश ले लेते हैं, परिणामी प्रतिरोध को मैंने आर डैश से ले लिया, ठीक है। तो आर वन का मान आर है, आर टू का मान भी आर है, और आर थ्री का मान भी आर है। अब इन तीनों को जोड़ दिए क्या आ जाएगा, आर 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 को आर, तीन आर, तो कितने गुना हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा, क्योंकि तीन से गुना जा रहा है ना, तो तीन गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में तीन गुना लिखा है, पहला ऑप्शन है आपका एक तिहाई, बिल्कुल नहीं, एक तिहाई मतलब एक बटा तीन, बिल्कुल नहीं, आधा बिल्कुल नहीं, दो गुना बिल्कुल नहीं, तीन गुना, देखिए तीन गुना आपको दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीन गुना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आपको एक कोई सीधा धारावाही चालक दिया है, मान लीजिए कोई आपको चालक दिया गया ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको कोई एक चालक तार दिया गया, ठीक है।
इसमें हम विद्युत धारा प्रोवाइड करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रोवाइड करें, करंट प्रोवाइड करें इसमें, जब हम इसमें करंट आई प्रोवाइड करें, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस आकार का होगा, त्रिभुजाकार का कि वृत्ताकार का, किस आकार का होगा, ठीक है। तो याद है कि जब भी कोई सीधा धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे, इसके चारों तरफ जो उत्पन्न होगा जो चुंबकीय क्षेत्र वो किस आकार होगा, वृत्ताकार आकार का, किस आकार होगा, वृत्ताकार आकार का होगा, ठीक है ना, किस आकार होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक है। जब भी आप सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका जो मार्ग होगा, ठीक है ना, जो आकार होगा वो वृत्ताकार होगा, ठीक है। किस आकार होगा, वृत्ताकार। देखिए सरल लिखिए, बिल्कुल नहीं, त्रिभुजाकार बिल्कुल नहीं, चतुर्भुजाकार बिल्कुल नहीं, वृत्ताकार क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सातों के सातों प्रश्न एकदम अच्छे से समझाया है ताकि आपको इस तरह रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो उसको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। उपभाग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे उपभाग नंबर 2 पर, जो आपका केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उपभाग 2 का रहा है, ये आपका केमिस्ट्री प्रश्न है। प्रश्न 8 का रहा है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। बहुत आसान प्रश्न है, चैप्टर 2 का प्रश्न है, अम्ल क्षार एवं लवण का प्रश्न है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O या NaCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O या NaCl। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि जो खाने वाला सोडा होता है उसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaCO3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8 9वां देखिएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है ब्यूटेनॉन, क्या कर रहा है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो जो ब्यूटेनॉन आपका है इसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, आपका कौन होगा, कीटोन होगा, कौन होगा, कीटोन। जो ब्यूटेनॉन है इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, कीटोन है, कौन है, कीटोन, ठीक है। और कीटोन का इसमें कीटोन को हम किससे लिखते हैं वो आपको बस पहचानना है और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपका होता है एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। क्या होता है बाबू, एल्डिहाइड होता है, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। ये वाला जो है ये इसी को बोलते हैं लोग कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल, ठीक ना, एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, जो शराब में पाया जाता है। और ये वाला जो है C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, ये होता है कार्बोक्सिल समूह। कौन होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। तो जो ब्यूटेनॉन है इसमें कौन क्रियात्मक समूह है, कीटोन क्रियात्मक समूह है। और कीटोन को हम लिखते हैं इससे कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है, वो इससे इस तरह लिखते हैं कीटोन को। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 बढ़ते हैं। कह रहा है कि जस्ता धातु, जस्ता धातु जो जिंक होता है वो तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्सर्जित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। तो कह रहा है कि जो जस्ता होता है वो कौन होता है, वो जो जस्ता होता है, जो जिंक होता है वो HCl से क्रिया करके, ध्यान से मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जो जिंक होता है, ठीक है, वो जिंक की क्रिया किसे कर रहा है, HCl कर रहा है। किसे कर रहा है, HCl कर रहा है। तो कह रहा है कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो ध्यान समझिएगा, जो जिंक है HCl से क्रिया करके क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनाएगा ZnCl2, ठीक है, क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाएगा, आपका कौन सा गैस बाहर निकलेगा, H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। कौन गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है, बाहर आपका निकला। ZnCl बनाता है, क्या सॉरी यहाँ ZnCl बनाएगा, ठीक है। तो जिंक HCl से क्रिया क्या बनाता है, ZnCl, और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ओजोन बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो जिंक धातु होता है वो तनु HCl से क्रिया करके क्या बनाता है, कौन सा गैस बनाता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, मैंने पिछले अंसाल सेट में कराया था कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, बिल्कुल नहीं, 1 होता है, बिल्कुल नहीं, 14 होता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 7, सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। आपको याद रखना है, मैंने पिछले सेट में कराया था इस तरह का प्रश्न को, ठीक है। तो बता रहा हूँ कि प्रश्न रिपीट जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस सेट का कि अमलगम होता है
अमलगम जो बना होता है वो क्या होता है, उप धातु का होता है या मिश्र धातु का होता है या यौगिक होता है या विषमांगी मिश्रण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अमलगम होता है बाबू, जो अमलगम होता है ये मिश्र धातु से बने होते हैं। किससे धातु में? मिश्र धातु। और मिश्र धातु इसलिए बना है ताकि इसमें इसकी मजबूती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो अमलगम होता है ये मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। यहाँ ध्यान से क्या पूछा, एल्कीन पूछा है। तो मेथेन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एथेन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एल्केन समूह के हैं। हमको चाहिए एल्कीन, एल्कीन समूह का चाहिए। तो आपका दो बचा, एथिलीन और एसिटिलीन। तो मैं बता दूं कि जो आपका हाइड्रोकार्बन एल्कीन कौन है, एथिलीन है। कौन है? एथिलीन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो इस तरह हमने केमिस्ट्री के भी सभी प्रश्न क्लियर कर दिया। बच रहा आपका भाग नंबर 3, और बाकी वो भाग नंबर 3 खत्म हो जाएगा तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। हर एक प्रश्न को मैंने समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।